पिताजी, इस उम्र में आप खेतों में काम करने क्यों जाते हैं? अब मैं जब कमाने लगा हूँ तो आपको काम करने की कोई जरूरत नहीं है। विनोद बिल्कुल ठीक कह रहा है। आपकी तबीयत भी अक्सर खराब रहती है। अब आप आज के बाद काम पर नहीं जाएंगे। अरे मुझे विनोद बेटा की शादी भी तो करनी है। दोनों लोग काम आएंगे तभी तो शादी हो पाएगी ना। विनोद भी कोई बड़ी नौकरी तो करता नहीं, वो भी मेहनत मजदूरी ही करता है। मेरी शादी हो जाएगी और वो भी आपके जीते जी, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। ठीक है बेटा, अगर तू इतनी जिद कर रहा है तो ठीक है, नहीं जाऊंगा काम पर। विनोद दिन भर मेहनत मजदूरी करता था और शाम को जो भी कमाता था घर ले आता था। एक दिन वो काम से लौट रहा था तो बहुत उदास था। तभी उसके गांव का एक दोस्त विक्रम उसके पास आया। विनोद, जब देखो तेरा मुंह लटका रहता है यार। इस उम्र में तो हमेशा खुश रहना चाहिए। दोनों चाय पीने लगे और चाय पीते पीते बातें करने लगे। तभी चाय की टपरी वाले चाचा बीच में बोल पड़े। अरे विनोद बेटा, अगर ऐसी कोई बात थी तो मुझे बताना चाहिए था। मैं कल ही तुम्हारे लिए कोई लड़की का इंतजाम करता हूँ। उनका भी परिवार गरीब है, अगर कहो तो बात करो। चाचा, इस बारे में आप पिताजी से बात कर लेना, उनको तो आप जानते ही हो। हाँ हाँ, ये भी ठीक रहेगा। चाचा चाय की टपरी तो चलाते ही थे, लेकिन शादी कराना भी उनका एक साइड बिजनेस था। इसलिए अगले ही दिन वो लड़की वालों को लेकर सीधा विनोद के घर पहुंच गए। लड़की वाले भी बेचारे गरीब ही थे, लेकिन उन्हें विनोद का स्वभाव पसंद आ गया। इसीलिए विनोद की शादी प्रीति के साथ हो गई। आज विनोद और प्रीति की सुहागरात थी। इसीलिए विनोद के पिता ने घर के बाहर लकड़ी का एक छोटा सा तंबू बना लिया और पति पत्नी वहीं सो गए। प्रीति, मेरे माता पिता को देखो, घर के बाहर तंबू बनाकर सो रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि ये सब कब तक चलेगा। अब हमारे घर में एक ही कमरा है तो कर भी क्या सकते हैं, किसी न किसी तरह जीवन तो काटना ही पड़ेगा। बहू, हमारे छोटे से घर में भी तो कितनी खुश है। हमें ये देखकर बड़ी खुशी हुई। भगवान तेरी जैसी बहू हर किसी को दे। सासू माँ, इंसान को हर परिस्थिति में खुश रहना चाहिए। अगर हम खुशी मन से कोई काम करेंगे तो उन्नति भी होती है। उदास मन के साथ जिंदगी भी उदास हो जाती है। इतना कहकर प्रीति वहाँ से चली गई और अपने काम में लग गई। लेकिन एक ही कमरे में एडजस्ट करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। प्रीति चाहती थी कि उसका भी एक अच्छा सा घर हो जाए, इसलिए उसने विनोद की मदद करने की सोची। देखिए, हम कब तक एक कमरे के घर में रहेंगे? मेरे सास ससुर घर के बाहर तंबू बनाकर सोते हैं, मुझे बहुत बुरा लगता है। मैं भी आपकी मदद करना चाहती हूँ। तो क्या तुम भी मेरे साथ मेहनत मजदूरी करने बाहर चलोगी? हाँ, क्यों नहीं। अगर आप इजाजत दोगे तो मैं भी चलूंगी आपके साथ मेहनत मजदूरी करने। इसमें कौन सी गलत बात है? अरे नहीं नहीं प्रीति, ये पाप मुझसे मत करवाओ। मुझे ब्यूटी पार्लर का सारा काम आता है। मुझे मेकअप करना आता है, मुझे मेहंदी लगाना आता है, मुझे ये सब करना आता है। किसी तरह अगर ये काम शुरू हो जाए तो ठीक रहेगा। लेकिन ब्यूटी पार्लर खोलने के लिए भी तो हमारे पास जगह नहीं है। तुम टेंशन ना लो, धीरे धीरे पैसे इकट्ठा करने की कोशिश करता हूँ, फिर तुम ब्यूटी पार्लर खोल लेना, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। ऐसे ही दिन बीतते जा रहे थे। एक दिन विनोद बहुत बड़ी बिल्डिंग में मेहनत मजदूरी कर रहा था। तभी अचानक उसका पैर फिसल गया और नीचे गिर गया। आसपास के सभी मजदूरों ने उठाया और डॉक्टर के पास लेकर चले गए। उसके परिवार वालों को भी बुलाया गया। इनके पैर की हड्डियों में फ्रैक्चर हो गया है। मैंने प्लास्टर चढ़ा दिया है, लेकिन कम से कम ठीक होने में अभी 2 से 3 महीना लग सकता है। किसी तरह प्रीति विनोद को घर ले आई। कमाने वाला तो सिर्फ विनोद ही था, वो भी घर बैठ गया। विनोद अपनी पत्नी के साथ रात में बात कर रहा था। प्रीति, जो भी पैसे इकट्ठा किए थे सब मेरे इलाज में दवाई में चले गए। अब मैं 3 महीने तक काम भी नहीं कर सकता, न जाने क्या होगा हमारा। तभी वहाँ पर विनोद के माँ बाप भी आ गए। बेटा, तो उसकी फिक्र मत कर, मैं तो काम करता ही था, तूने ही मुझे रोक दिया। अब जब तक सब ठीक नहीं हो जाता तब तक मैं कोई ना कोई काम पकड़ लूंगा। अरे नहीं पिताजी, आपको मैं इस उम्र में काम नहीं करने दूंगी। आप लोग तो जानते ही हैं कि मुझे ब्यूटी पार्लर का काम आता है। मैं कल से इसी कमरे में ही ब्यूटी पार्लर का काम शुरू कर देती हूँ। गांव की सभी औरतें लड़कियाँ बहुत दूर जाती हैं मेकअप कराने के लिए। तो जरा सोचिए, जब इसी गाँव में उन्हें ब्यूटी पार्लर मिल जाएगा तो बाहर क्यों जाएंगी? सारे लोग मेरे पास ही आएंगे। अरे लेकिन हमारे पास सिर्फ एक ही कमरा है। इसी कमरे में ब्यूटी पार्लर, इसी कमरे में रहना, इसी कमरे में नहाना धोना, सब कैसे मैनेज हो पाएगा? शादी के पहले भी आप यही सोचते होंगे ना कि एक ही कमरा है, कहाँ पर बीबी को रखूंगा, कहाँ पर माता पिता को रखूंगा। लेकिन सब कुछ मैनेज हो रहा है ना, तो वैसे ही वो भी मैनेज हो जाएगा। पिताजी, मुझे एक लकड़ी की कुर्सी की जरूरत है। आप तो ये सब कर ही लेते हैं, तो मुझे बस एक बांस की कुर्सी बनाकर दे दीजिए, बाकी सब मैं कर लूंगी। विनोद के पिता ने बांस की एक बहुत अच्छी खूबसूरत कुर्सी बनाकर प्रीति को दे दी। दीवार पर बहुत अच्छा शीशा लगा दिया, जिससे उसका ब्यूटी पार्लर बनकर तैयार हो गया। बाहर उसने एक बोर्ड भी लगा दिया। तभी गांव की कुछ औरतें वहां से गुजरी। यार, विनोद की बीवी ने तो ब्यूटी पार्लर खोल लिया। कल करवा चौथ है, चल कर देखते हैं। प्रीति, तुम्हें ब्यूटी पार्लर का काम भी आता है? हाँ, मैंने सब कुछ खुद से ही सीखा है।
मुझे बचपन से ही मेकअप करने का, मेहंदी लगाने का बड़ा शौक था। इसी को मैंने अपना काम बना लिया। एक बार मेकअप करा के तो देखिए। प्रीति ने उन औरतों का मेकअप किया। प्रीति का काम उन औरतों को बहुत पसंद आया। प्रीति, तुम्हारे हाथ बहुत तेज चलते हैं। इतनी जल्दी तुमने हम सबका मेकअप कर दिया, और वो भी इतना अच्छा। अब हम लोग हमेशा यहीं पर आया करेंगे और आसपास के गांव के लोगों को भी तुम्हारे पार्लर के बारे में बता देंगे। ये तो आप लोगों का बड़प्पन है कि आपको मेरा काम अच्छा लगा। उन औरतों ने पूरे गांव में जाकर प्रीति के बारे में बता दिया। उस दिन सुबह से शाम तक औरतों की लाइन लगी रही, क्योंकि त्योहार का समय चल रहा था। अब धीरे धीरे आसपास के गांव के लोग भी प्रीति के एक कमरे वाले ब्यूटी पार्लर में आने लगे। बहू, तेरा काम तो बहुत अच्छा चल रहा है। हमें नहीं पता था कि तेरे अंदर एक कलाकार छिपा हुआ है। अरे पिताजी, आप लोग मेरी तारीफ मत किया करो, मुझे बेकार लगता है। मैंने बहुत पैसे कमा लिए। अब ये तंबू उखाड़ कर फेंक दीजिए और बाहर 2-3 कमरे बनवा लेते हैं। इस तरह अगले महीने विनोद के पिता ने तंबू की जगह एक अच्छा कमरा बनवा लिया और फिर उसके ऊपर भी 2 कमरे बनवा लिए। जब तक विनोद ठीक हुआ तब तक उसका घर बहुत अच्छा बन चुका था। सबके अलग अलग कमरे हो गए थे। अब प्रीति ने अपने ब्यूटी पार्लर घर के लिए एक अलग कमरा बना लिया था। देखिए, अब आप ठीक हो चुके हैं। अब आपके अंदर फिर से हलचल हो रही होगी, फिर से वही मेहनत मजदूरी करने की। लेकिन मेरे ख्याल से आप कोई खुद का काम शुरू कीजिए। मुझे और कुछ तो आता नहीं, बस खाना बनाना आता है। मैं अपने माँ बाप की अक्सर खाना बनाने में मदद किया करता था, तो ऐसा करता हूँ कि मैं कोई ढाबा खोल लेता हूँ। हाँ, आपका ये प्लान मुझे बहुत अच्छा लगा। दूसरों की मजदूरी करने से अच्छा अपना काम होता है, फिर चाहे जितना छोटा काम क्यों ना हो। तो इस तरह प्रीति के कॉन्फिडेंस की वजह से विनोद ने भी एक अच्छा खासा ढाबा खोल लिया और उसका काम भी बहुत अच्छा चलने लगा। तो दोस्तों, इसीलिए कहते हैं हमेशा खुश रहना चाहिए। प्रीति आज तक कभी दुखी नहीं रही। उसकी सफलता का सिर्फ यही राज है। वो भी गरीब थी, उसके पति का एक्सीडेंट हो गया, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसके चेहरे पर मुस्कान हमेशा रहती थी और इसी का रिजल्ट रहा कि वो खुद तो सक्सेसफुल हुई ही, अपने पति को भी सक्सेसफुल बना दिया। वो एक अच्छी पत्नी, एक अच्छी बहू, एक अच्छी बेटी तो बन ही गई। माधुरी देखने में बहुत सुंदर थी। उसकी त्वचा ऐसे दमकती थी मानो शीशे की तरह। इसका भी एक बहुत बड़ा राज था। माधुरी तरह तरह के प्राकृतिक सौंदर्य उपकरण इस्तेमाल करती थी, जैसे हल्दी, शहद, नींबू, नीम, दही, मुल्तानी मिट्टी, चंदन आदि। उसका हर समय मुंह और त्वचा पर इस तरह की प्राकृतिक चीजें लगी रहती थी। माधुरी, ओ माधुरी, कहाँ है? कितनी देर से बोल रही हूँ, मेरे लिए चाय बना दे। माँ जी, बस थोड़ी देर, मेरा ये नीम का उपटन बस सूखने ही वाला है। उसके बाद मैं आपके और अपने दोनों के लिए चाय बनाऊंगी। जब देखो तब मुंह पर, हाथ पैरों पर कुछ न कुछ मलती ही रहती है। माँ जी, ये सब नहीं लगाऊंगी तो चेहरा खराब हो जाएगा। मैं तो कहती हूँ आप भी रोज लगाया करो। नहीं, मैं तो साबुन से ही मुंह धोती हूँ। साबुन से भी धो लेना, बस एक बार आज ये नीम का पैक लगाकर देखो, आपका चेहरा ठंडा ठंडा भी हो जाएगा और सुंदर भी। एक राज की बात बताऊं, आपके चेहरे पर जो ये उम्र के साथ झुर्रियां आ रही है ना, ये भी गायब हो जाएंगी। क्या तू सच कह रही है? इससे मेरी झुर्रियां गायब हो जाएंगी? हाँ माँ जी, एक बार आप इस्तेमाल तो करो। आओ, आज मैं आपके चेहरे पर लगाती हूँ। झुर्रियां गायब होने की बात सुनकर आशा देवी की आंखों में चमक आ जाती है। हर औरत का सपना होता है कि वो हमेशा सुंदर और जमा दिखे। ऐसा ही कुछ आशा देवी के मन में भी था। लो, अब इस उम्र में तुम ये सब लगाओगी आशा? तुम जब बाल काले करते हो तो क्या मैं तुम्हें कुछ कहती हूँ जो तुम मुझे रोक रहे हो? अरे झुर्रियां हटा रही हूँ, मेरी बहू लगा रही है मुझे नीम का उपटन। लो, कर लो बात। माधुरी ने तुम्हें भी अपने रंग में रंग लिया माँ। माधुरी ऐसे बहुत सारे उपटन बनाती रहती थी। एक दिन माधुरी अपनी सास के साथ किसी रिश्तेदार की शादी में शहर गई तो वो अपने साथ तरह तरह के उपटन बनाकर ले गई ताकि वो शादी से कुछ दिन पहले वहां लगाती रहे। माधुरी ने एक प्राकृतिक उपटन अपने चेहरे पर लगाना शुरू किया। माधुरी, ये क्या लगा रही है? चाची जी, ये मुल्तानी मिट्टी और बाकी कुछ सामान मिलाकर बनाया गया उपटन है। मैं घर पर ही बनाती हूँ। ये चेहरे पर चमक लाता है और धूप में जो चेहरा काला हो जाता है ना, वो भी इससे ठीक हो जाता है। अच्छा, मैंने तो शादी के लिए कोई फेशियल भी नहीं करवाया, टाइम ही नहीं मिला। मुझे भी जरा सा लगा दे। अच्छा, आपको? फिर एक काम करती हूँ, मैं आपकी उम्र और चेहरे की जरूरत के हिसाब से दूसरा उपटन बनाकर लाती हूँ। भाभी, आपके पास कोई मुहासे के लिए उपटन है? मेरे चेहरे पर देखो ना, 2 मुहासे निकल आए। अब शादी में कितना बुरा लगेगा जब मैं तैयार होंगी।
हाँ, मेरे पास कुछ सामान है जिससे ये मुहासे कुछ कम हो सकते। रुको, मैं तुम्हें अभी बना देती हूँ, वो रात भर लगाकर सो जाना। ऐसे ही एक एक करके शादी में आई बहुत से रिश्तेदार जिन्होंने फेशियल और क्लीनअप नहीं लिया था, माधुरी के दिए हुए प्राकृतिक सामान अपने चेहरे पर लगाए। वाओ, ये तो बहुत बढ़िया फेस पैक है। इट्स हर्बल प्रोडक्ट। ये किसने तैयार किया? ये हमारी बहू आई है गांव से। ये इस तरह के बहुत से उपकरण और सामान तैयार करती है। इसने ही हम सबको लगाने के लिए दिए हैं। मैं तो कितने पार्लर घूम आई कि मुझे हर्बल प्रोडक्ट्स मिल जाएं, जिन्हें मैं अपने चेहरे पर लगा लूं। मेरे चेहरे पर ये देखो कितने ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स हो गए। माधुरी, आपके पास कोई ऐसा उपचार, मेरा मतलब है कोई हर्बल प्रोडक्ट है जिससे मेरे ये फेस के ब्लैक स्पॉट्स ठीक हो जाए? मतलब मुझे इतनी जल्दी नहीं है, धीरे धीरे चले जाए, क्योंकि मैंने बहुत ट्रीटमेंट किया है। जी बिल्कुल है, मैं आपको एक ऐसा उपटन बनाकर दूंगी जिससे आपको फेस पर उसी जगह लगाना है जहां पर आपके चेहरे पर ये काले धब्बे हैं। बाकी एक मैं और उपटन दूंगी जो आपको रोजाना लगाना है, उससे आपके चेहरे पर चमक आएगी। ठीक है, आप मुझे दे दो, मैं एक बार ट्राई करती हूँ। माधुरी शादी में आई उस लेडी को 2 तरह के उपटन दे देती है। कुछ दिनों बाद वो लेडी खुद माधुरी से मिलने उसके गांव पहुंचती है। माधुरी, तुमने तो सचमुच कमाल कर दिया। मैं तो तुम्हें स्पेशल थैंक्स बोलने के लिए यहाँ गांव तक आई हूँ। तुम्हारे जैसा इतना बढ़िया टैलेंट, वो भी हर्बल प्रोडक्ट्स का, वो ऐसे छुपा नहीं होना चाहिए। मैं चाहती हूँ कि तुम अपना हर्बल ब्यूटी पार्लर खोलो, ताकि मेरी जैसी बहुत सारी लेडीज को एक नेचुरल प्राकृतिक हर्बल प्रोडक्ट्स मिल सके, और वो भी बिना मिलावट के। मेरी दुकान जो किराए पर थी कुछ दिन पहले ही खाली हुई है। अगर तुम चाहो तो वो तुम ले सकती हो। जब तुम्हारा काम अच्छे से चल जाएगा तब तुम किराया दे देना। अभी तुम उसे ऐसे इस्तेमाल कर लो। मुझे सोचने का थोड़ा समय चाहिए। वो लेडी वापस शहर आ जाती है। पर माँ, एकदम से शहर बहुत मुश्किल नहीं हो जाएगा? माधुरी अकेली तो वहां नहीं रह सकती। कोई बात नहीं, मैं उन्हें मना कर देती हूँ। बेकार में मेरी वजह से सबको परेशानी होगी। एक काम हो सकता है, बस उसमें थोड़ी परेशानी आएगी। हमारे गांव से शहर का रास्ता आधे घंटे का है। अगर हम सुबह जल्दी जाएं और शाम को जल्दी लौट आएं, तो कुछ न कुछ हो सकता है। और बहू को मैं अकेला नहीं छोड़ूंगी, मैं बहू के साथ ही रहूंगी। हाँ, ये ठीक रहेगा। हम अपनी एक प्राइवेट गाड़ी ले लेंगे जो तुम्हें छोड़ भी दिया करेगी और ले भी आया करेगी। हाँ, ये बहुत आसान रहेगा हमारे लिए। अगर हम शाम को 7 बजे भी वापसी निकलते हैं तो 8 साढ़े 8 तक घर आ जाएंगे अपनी गाड़ी से। और सुबह इतनी जल्दी नहीं रहेगा, हम 11 बजे तक भी ब्यूटी पार्लर खोल सकते हैं, मुझे उन दीदी ने बोला था। ठीक है, एक बार शुरू करके देखो। तुम्हारा ब्यूटी पार्लर चल जाएगा तो अच्छी बात है। तुम्हारा सपना भी था कि अपना ब्यूटी पार्लर खोलूं, और अब तो तुम्हें दुकान भी मिल गई है, तो हम सबको लगता है कि तुम्हें अपना पार्लर खोलना चाहिए। और माँ भी तो तुम्हारे साथ है। सबने हिम्मत की और माधुरी ने अपने सपने को पूरा करने के लिए शहर में हर्बल ब्यूटी पार्लर की शुरुआत की। माधुरी की सास उसके साथ ही पार्लर पर बैठती थी। धीरे धीरे हर्बल ब्यूटी पार्लर खूब चलने लगा। दूर दूर से कस्टमर अपनी प्रॉब्लम लेकर माधुरी के पास आते और माधुरी खूब दिल के साथ उनका ट्रीटमेंट करती, उनका उपचार करती। माधुरी के हर्बल प्रोडक्ट्स के ट्रीटमेंट सबको बहुत पसंद आ रहे थे, क्योंकि वो बहुत ही लाभकारी होते थे। माधुरी के जितने भी उपटन और प्रोडक्ट होते थे वो सब बिना केमिकल और बिना किसी मिलावट के होते थे। माधुरी की इसी बात ने लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया और एक बढ़िया हर्बल ब्यूटी पार्लर पूरे शहर में फेमस